नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव बोले, साथ ही कह रहे हैं पीएम रेस में खड़े हो जाओ। रीवा में कहा सपा INDA का हिस्सा, लेकिन हमारी लड़ाई अपने अपने अलग रास्ते की भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएं। अखिलेश बुधवार को रीवा के सिरमौर में सपा के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया और सपा के प्रत्याशी जीतेंगे तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, पीएम दूसरा होगा। बैठ जाए, हम सबके महबूब, हम सबके गार्जियन अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी को धन्यवाद देते हुए कि आप लोग ये बहुत लंबी धूप में हम सभी को अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिरमौर की होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। बीजेपी इस प्रयास में है। पहले तो बहुत मंथन हुआ उनके अंदर, ये चुनाव कब हो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव पहले हो कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले हो, ये मंथन हो रहा था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा, दिल्ली का चुनाव बाद में होगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना उत्तर प्रदेश जीतना नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची ने राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जल्दी आइए। सीनियर जैसे नाम भी हो सकते हैं।
ये चलाओगे आप। मैसेज देना चाहती है बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में निर्णय पहले ही कर लिया है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो ये पार्टी का नीतिगत फैसला है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उतार दिया है। ये उनकी बौखलाहट की चरम सीमा है और इसलिए मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछता हूं आपके माध्यम से कि उसमें मेरी भूमिका बताएं कि मैं मेघनाथ हूं कि कुंभकर्ण हूं या जो भी है, मैं सुनना चाहता हूं। आरोप तो बहुत लोगों ने मुझ पर लगाए हैं, ये आरोप भी मैं चाहता हूं ये भूमिका कांग्रेस स्पष्ट करे कि प्रहलाद पटेल को वो कौन सा राक्षस मानते हैं। मुझे लगता है कि सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो इस पंक्ति का और इस स्तर का नेतृत्व ही नहीं है। दिवालिया लोग हम पर उंगली ना उठाएं। भारतीय जनता पार्टी में आने वाली 2 पीढ़ियां तैयार हैं। ये तमाम सांसद 3 बार से ज्यादा के सांसद हैं जिनको राज्य की राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई नाम हो तो वो जारी करें। छतरपुर के नौगांव में कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो तक नहीं लगाई गई, जिस पर दिग्विजय सिंह ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि उन्होंने खुद उनके फोटो लगाने से मना कर रखा है, क्योंकि वह जब सीएम थे तो उन्होंने स्वयं सरकारी विज्ञापनों में फोटो लगाने से मना कर रखा था। मैं अपना चेहरा रोजाना शीशे में देख लेता हूं, इसलिए उनकी पोस्टर में फोटो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा फोटो लगने पोस्टर से मूंगफली बिके। और दरअसल लगता है कि कांग्रेस जानती है कि यदि कहीं दिग्विजय सिंह की फोटो ज्यादा इस्तेमाल हुई तो कहीं कांग्रेस के वोट न कट जाएं। सादर प्रणाम, सादर नमन। दद्दा जी का व्यक्तित्व अद्भुत था और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे जीवन का सौभाग्य है। उनके कृपा से 134वां यज्ञ है। चले भाजपा ने 2 सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में कई सांसद और कई केंद्रीय मंत्री हैं और देखा जाए तो दूसरी तरफ सिंधिया जी के खेमे से कई टिकट कटे भी हैं। क्या लगता है? ये उनका विवेक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर जीत सामने आई थी, क्या वही फॉर्मूला यहाँ अपनाया जाएगा? बात यह है, हमारे कानून में धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए और जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांगता है वो कानून का उल्लंघन करता है और उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और उस राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती फायर ब्रिगेड नेता मानी जाती हैं बुंदेलखंड में और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा से उनको दूर रखा गया है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? या आप उमा जी से पूछिए, बीडी शर्मा जी से पूछिए। जहाँ एक और भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतार दिया, तो क्या कांग्रेस भी दिग्गज नेताओं को विधानसभा में उतारेगी? क्या आपको भी कांग्रेस कहीं से चुनाव लड़ा सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी का अविश्वास शिवराज सिंह चौहान के प्रति दर्शाता है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में न ही आपकी फोटो दिखाई दे रही है और न ही आप दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? मैं तो आज दूसरा दिन है मेरा जन आक्रोश यात्रा में, कल भी हूँ, परसों भी हूँ, तीसरे दिन भी हूँ। जहाँ तक मेरी फोटो है, मैंने खुद ने मना किया हुआ है कि मेरी फोटो मत लगाइए, क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री था तब सरकारी विज्ञापनों मेरी फोटो नहीं लगती थी, इसलिए मैं अपना चेहरा खुद सुबह शीशे में देख लेता हूँ। मुझे किसी फोटो में पोस्टर में लगाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा पोस्टर और जो है बाद में उसमें मूंगफली बेची जाए। कांग्रेस पार्टी अपनी छतरपुर 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छतरपुर आकर केन बेतवा लिंक परियोजना का लोकार्पण की खबर के बाद केन बेतवा लिंक परियोजना विस्थापित किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 सितंबर को बीजापुर के राजा तालाब में हजारों किसानों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में जल सत्याग्रह कर प्रधानमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा। इस जिला के लिए पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने जल सत्याग्रह कर अपना मांग पत्र सौंपा है और इसके बाद भी मांगों पर उचित कार्रवाई न होने की दशा में हजारों किसान अधिकारी
यात्रा के माध्यम से बीजापुर में पैदल कूच करते छतरपुर पहुंचे। किसानों का कहना था कि वे 2 दर्जन से ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं, पर प्रशासन ने उनकी किसी की मांग को गंभीरता से नहीं लिया है। आज वही कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप कर जाएंगे। किसानों द्वारा 3 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी जब कलेक्टर महोदय नहीं आए तो किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्टर व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भाई जब किस तरह से आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है? जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कैन बेतवा लिंक परियोजना में जो है 22 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिनके घर संसार डूब रहे हैं। उनके साथ सरकार का जो बर्ताव है बहुत ही अमानवीय है। लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवैधानिक अधिकारों की हत्या की जा रही है, हमको ना नोटिस दिया जा रहा है। हमारा जो सर्वे कार्य है वो भी दोषपूर्ण किया जा रहा है। धारा 11 हो, चाहे धारा 21 हो, धारा 16 हो, धारा 19 हो, किसी भी धारा का पालन नहीं किया जा रहा। ना ग्राम सभा हो रही है। लोगों के घर मकान बहुत त्रुटिपूर्ण नापे गए हैं और प्रशासन हर तरफ भर्राशाही मचाए हुए है। किसी के घर का आप देखिए 0 आया है, किसी का 523 रुपये आया है मुआवजा। इतने कम मुआवजे में कैसे लोग जीवन यापन करेंगे? जब भी हम लोग प्रशासन के पास अपनी बात लेके आते हैं, कलेक्टर साहब गायब हो जाते हैं। कलेक्टर साहब हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराने लगते हैं। जो उनको नहीं करना चाहिए वो सब कराते हैं। चूँकि इस परियोजना के मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष, इसकी जो मूल्यांकन समिति है, जो इसकी उस समिति के वो अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के नाते हम उनको बताना चाहते हैं कि इस परियोजना में बहुत सारी खामियां हैं, पर कलेक्टर साहब हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो हमको लाठी से डराना चाहते हैं, वो हमको डंडे से डराना चाहते हैं, वो हमको और गलत तरीके से डराना चाहते हैं, लेकिन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं। मोदी जी, हम ये चाहते हैं कि देखिए इनमें से ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं, इनके घर संसार डूब रहे हैं, इनका घर मकान लिया जा रहा है। जो कानून जो कहता है उस कानून का पालन करते हुए सर्वे किया जाए, इनका विस्थापन किया जाए, इनकी स्वेच्छा से इनको पूछा जाए और इनका जो सर्वे है, इनके जितने पेड़ हैं, इनका जितना मकान है, इनका जितना घर है, इनसे पूछा जाए कि ये गांव छोड़ना भी चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते, और कानून का पालन करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है कानून का पालन नहीं हो रहा है? कानून का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। इसमें आप ये देखिए कि 1% भी कानून का पालन नहीं हो रहा है। जो कानून कहता है, नोटिस भी इनको जो है बैक डेट में दिए जाते हैं। एक तो नोटिस नहीं दिए जाते, जब हम लोग आंदोलन करते हैं नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस एक बैक डेट में दिए जाते हैं। जब डेट निकल गई 13 तारीख को ये उनको वहाँ उपस्थित होना है, पता पड़ रहा 17 तारीख को नोटिस फेंक के चले जाते हैं। बेचारे ये अजागरूक हैं, अशिक्षित हैं। इसमें किसकी साजिश है? कौन लोग ये ऐसा करवा रहे हैं? ये मनमानी है प्रशासन की। प्रशासन का रवैया जो है वो पूर्णतः मनमानी पूर्ण है, और जब भी अपन उस मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन हम लोगों को सबक सिखाने का कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की जगह जो आवाज़ उठा रहे हैं न्याय की, उनको सबक सिखाने। धौलपुर के सिविल लाइन थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान हुए विवाद के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए सिविल लाइन थाने के लॉकअप में खुद को बंद कर लिया। हंगामे की सूचना मिलते ही सीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे और मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अंकित पांडे घर जा रहा था। सिविल लाइन थाने के सामने हेलमेट की चेकिंग लगी हुई थी और इस दौरान एएसआई ने रोक लिया। युवा मोर्चा के पदाधिकारी हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। इस दौरान एएसआई और कार्यकर्ता के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता ने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं ने खुद को लॉकअप में बंद करते हुए चेतावनी दी, अगर एएसआई पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना था कि एएसआई और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा चेकिंग के नाम पर अभद्रता और मारपीट की गई। वहीं मामले में सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ता और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इमरान खान
ये बुलाने लगे कर सकते हैं बिल्कुल रेडी ऐसा है हुआ है तो बिल्कुल सही बात नहीं लेकिन कोई बात नहीं करेंगे ठीक है आपको जो कुछ शिकायत नहीं हमने चलो उसको एक ऑपरेशन के नाते हमने कर दी, लेकिन ये दोबारा आपको बता दिए तो क्या होगा, हम अभी भी को आवेदन दे देंगे, सब चले जाएगा ठंडे बस्ते। तो क्यों आज सिविल लाइन थाना अंतर्गत हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं अंकित पांडे मिंडी, वो सामान्य रूप से अपने घर जा रहे थे तो चेकिंग के नाम पर उनको एएसआई खान के द्वारा रोका गया और ना सिर्फ रोका गया, उनके साथ में मारपीट की गई। इस हेतु आज इस थाने पे हम लोग आए थे, सीएसपी साहब आए, बातचीत हुई है। कल शाम तक हम लोगों ने बोला है कि ऐसे अराजक एएसआई के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और यदि पुलिस कार्यवाही करने में असक्षम रहती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी आगे की और साथ ही हमारे उच्चाधिकारियों से बात करके नीति तय करेगा, रणनीति तय करेगा। आपको बैठ गए या पुलिस में बैठा? देखिए, हम लोग स्वयं से बैठे, चूँकि कई बार ऐसा हो रहा था कि बार बार हम लोगों के द्वारा इस हेतु शिकायत दी जा रही थी। एएसआई खान के व्यवहार के बारे में हम लोगों ने 50 बार इस थाने में आके कंप्लेन की, चूँकि सुनवाई नहीं हो रही थी तो एक संकेतनात्मक रूप से हम लोगों ने प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया है। उसमें अभी थाने के सामने वाहन चेकिंग लगाई गई थी तो उस पर कुछ थोड़ा बहुत वाद विवाद हुआ था, तो उसके संबंध में हमने कुछ शिकायतें की हैं और हम देख रहे हैं उसमें जो भी यदि कुछ ऐसा एक्ट रहेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल किनके द्वारा मारपीट की गई? वो थाने के कुछ स्टाफ वहाँ पे चेकिंग में लगा हुआ था तो उनके खिलाफ कर रहे थे वो शिकायत, तो हम देखते हैं यदि कोई ऐसा एक्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी है तो हम उन पर मतलब जो भी है विभागीय एक्शन लेंगे। बहदरा मोहल्ला में रास्ते को लेकर आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिलाएं सीधे थाने पहुंची और पुलिस को जानकारी दी। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र के ही दबंग द्वारा उनके आने जाने के रास्ते पर कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण यहां से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर इस बात का कोई विरोध करता है तो दबंग द्वारा उनको डराया धमकाया भी जाता है। दबंग परिवार से पीड़ित महिलाएं थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई और इन महिलाओं का कहना है कि दबंग परिवार द्वारा मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिस कारण स्कूल आने जाने वाले बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोगों के घरों के बीच से होकर नाली से जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारी मांगे इंक्लाब, इंक्लाब, हमारी मांगे, हम सब एक बार पुनः मैं सभी से कहूँगा, वेतन विसंगत थोप दी गई है, जिसका भी जमीन खरीदी है, 5 भाई थे, 5 से उनकी जमीन खरीदी है, पीछे एक बूढ़े अंकल लोग हैं उनको हो गया कॉलोनी। बट अभी जो इशू है वो 15 घर के 20 साल से हम लोग हैं, बट वो लोग हजारों साल से है, उनके मतलब पूरे ग्रैंडफादर और सभी लोग का है, इन्हीं की जमीन थी वो। अध्यक्ष सीओआर से अनुरोध है कि अपना ज्ञापन का वाचन करें और ज्ञापन प्रस्तुत हम सभी विद्युत कर्मियों की तरफ से। हेलो, मैं ज्ञापन का उच्चारण कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से। ने विभिन्न न्याय संगत मांगों के निराकरण हेतु संघर्षरत होने का निर्णय लिया था। अभियंता संघ के भरसक प्रयास एवं बारंबार अनुरोध के बावजूद प्रदेश के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले विद्युत क्षेत्र के समग्र हित से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 7 जुलाई 2023 को लिखित आश्वासन के बावजूद भी ना तो न्याय संघ साथियों, मेरा एक बार फिर यहाँ रुककर सब लोग एकत्र होकर माननीय
ज्ञापन दिया जा रहा है हमारी 7 सूत्री मांगों हम सब हमारी मांगे हम लोग का रास्ता बंद कर दिया। पिछले 1 महीने से हर जगह कंप्लेन कर दी है, लेकिन हम लोग के पास निकलने का रास्ता नहीं है। हम लोग नाले के ऊपर से निकल रहे हैं। किस जगह की मतलब क्यों? वैदरा मोहल्ले गड़ा की है। थाने क्यों आए? रास्ता खुलवाना, हम लोग को निकलने की रास्ता नहीं है। इसके पहले हाँ 2016 से लगातार कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। हर चीज़ से बहुत परेशान है। अभी टोटल बंद हो गया, कहीं से निकलने का नहीं है। नाले के ऊपर से निकल रहे हैं या किसी के घर से निकल रहे हैं। पुलिस का अभी तक कोई देखने ही नहीं जा रहा है, वहाँ पे एक बार भी नहीं गया। हर जगह SDM हर जगह कंप्लेन दे दी है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुना है। इसलिए आप हमें अभी रास्ता चाहिए, निकलने के लिए है नहीं। ना हम स्कूल जा पा रहे हैं, ना कॉलेज जा पा रहे हैं, ना कोई जॉब पे जा पा रहा है। मेरा नाम आफिया खान। पत्रकारों की एकता एवं पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहने वाली मीडिया संगठन मध्य प्रदेश की चौरही तहसील इकाई का गठन संगठन प्रदेश के अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी। बहुत प्रयास करके आप लोगों को मीडिया संगठन से जोड़ा, तो हमारी एक परंपरा है कि हम पद से किसी को नहीं हटाते। तो आप लोगों को एक खुशी दे दूं कि अनिल राय जी को हम संभागीय स्तर पर ले रहे हैं, उनको एक अच्छे पद पे तो हम उनको सहयोग करेंगे। अनिल राय जी समय नहीं दे पाते क्योंकि वो व्यस्तता में रहते हैं। किसी पत्रकार की व्यस्तता होती है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन कुछ समय हमको जब संभागीय स्तर कोई कार्यक्रम हो, सिवनी, मंडला, बालाघाट कहीं भी जाने की जरूरत हो, तो आप कुछ समय हमको दें। आपको संगठन का नियुक्ति पत्र यूनिस कुरैशी के द्वारा भेज दिया जाएगा, है ना। संभागीय स्तर पर आपको दिया जाएगा। इधर देखिए, कोई अधिकारी को लेकर पहुंच जाए तो ये अपन लोगों में जागरूकता होने की जरूरत है। अभी आप 5 साल बैठे हैं, मैंने देखा उनका मीडिया का क्षेत्र बहुत अच्छा चलता है। मीडिया संघ जिंदाबाद, मीडिया संघ जिंदाबाद, मीडिया संघ जिंदाबाद। अजय सेन जी, नीरज जी, प्रदीप जी, तहसील कारखानी इधर देखो, और श्याम चौरसिया जी है। क्या बोला? वो आए नहीं लगता, 1 मिनट बता रहा हूँ, सहमति दे दिया था। लगा रहा तेरे को अभी फोन 5 मिनट में। स्वामी जी कहाँ है तू? हमारे अजीत पांडे जी जो बिछुआ से आए हैं, उन साथी का स्वागत करें। देखिए, चलिए पुनः सभी सीधी विधानसभा क्षेत्र से टिकट कटने के बाद मीडिया से पहली बार रूबरू हुए सीधी विधायक पंडित केदार शुक्ल ने कहा कि हमारा टिकट कटने के बाद ऐसा लगता है
और जिस तरह की घटनाएं हैं उस तरीके से लोग अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं जी। पर सीधी घटना से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी स्वयं बाखोभर दे रही है लोगों को जी। सीधी में जिस तरीके से टिकट दिया तो आप सब लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होना है, इसलिए आपकी बात को कैसे करते हैं कि वो चाक चौबंद व्यवस्था बना रहे हैं। व्यवस्था में तो कहीं न कहीं खोट नजर आ रही है। 4 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा में टिकट देना, तो ऐसा नहीं लगता कहीं कि बीजेपी डरी हुई है? नहीं, ये तो अपनी व्यवस्था बनाने का काम है, लेकिन हमारा सीधी की स्थिति तो अलग है ना। सीधी विधानसभा क्षेत्र में आप जब सीधी का पुनर्गठन हुआ उस समय से विधायक हैं और एक लंबे मार्जिन के साथ आप जीते, लेकिन आपकी टिकट कटी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या करें? ये एक अजीब पहेली है और इस पहेली को मैंने ऋषिकेश नेतृत्व के पाले में डाली कि आप जांच करके स्वयं निष्कर्ष निकालिए कि सीधी का टिकट किसके कहने पे दिया गया, उस कैंडिडेट का प्रस्तावक कौन था, उस कैंडिडेट के लिए किसने पहल की, कहाँ सर्वे हुआ, किसके यहाँ सर्वे हुआ। आप सर्वे पर, भारतीय जनता पार्टी सर्वे पर बहुत जोर दे रही है, तो भाई सीधी के लिए वो सर्वे कब हुआ, किसने दिया? क्योंकि प्रदेश स्तर का जो सर्वे हुआ था 1 to 1 में हम लोगों को ही बताया गया था, तो उसमें तो मुझे बिंद में अव्वल दर्जा मिला था। और बाकी सर्वे जो हुआ वो भी सब हमारे ही पक्ष में था, जनता जनार्दन हमारे पक्ष में है, लेकिन मेरा टिकट कटा तो कटा क्यों? इस बात की जांच करने के लिए मैंने स्वयं पार्टी नेतृत्व से निवेदन किया है। अब देखिए क्या निर्णय होता है। आप इसको कैसे लेते हैं? क्या ये किसी